हेलो क्लास 9। बेटे क्लास 9 आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 और जिसमें पार्ट नंबर 3 है आपका चुनावी राजनीति। तो ये चुनावी राजनीति हमने पहले भी जो है शुरू कर चुके थे और उसमें हमने पढ़ा था कि भाई चुनावी राजनीति क्या होती है, चुनावों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चुनाव क्या हैं, चुनाव क्यों होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ा था चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें चुनाव इसलिए ज़रूरी है ताकि व्यक्ति अपनी उसका क्या है अपने मनपसंद उम्मीदवार का चयन कर सके और वो अपने लक्ष्यों को जो है प्राप्त कर सके जो उसको चुनकर भेजती। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है, तानाशाही हो जाती है। आपने देखा होगा कि हम जिसे एक बार चुनते हैं, अगर वो व्यक्ति ठीक से काम नहीं करता तो अगली बार जब इलेक्शन आते हैं तो उसे चेंज कर देते हैं, है ना। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति एक के बाद कई बार जनता उसको चुन लेती है। तो ये क्या है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है, किस आधार पर हम चुनाव को क्या मान सकते हैं, लोकतांत्रिक मान सकते हैं, डेमोक्रेटिक मान सकते हैं, प्रजातांत्रिक मान सकते हैं, है ना। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है, कल हमने इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया था कि जो दो चीज़ें होती हैं, एक ईर्ष्या होती है और एक प्रतिद्वंद्विता होती है। तो प्रतिद्वंद्विता का अर्थ होता है प्रतियोगिता हर मामले में अच्छी होती है, लेकिन उसकी जो नेचर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, है ना। इसके बाद फिर आज हम पढ़ेंगे कि चुनावों की हमारी प्रणाली क्या है, हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो किस प्रकार काम करती है, क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कार्यकाल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल के बाद, अंतराल का होता है गैप के बाद, थोड़े समय का जो है समय के बाद जो है क्या होता है, अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं इस चुनाव को, जो एक निश्चित समय पर एक निश्चित डेट पर किए जाते हैं, उस चुनाव को हम आम चुनाव कहते हैं। 9th क्लास में भी पढ़ा है ना, आम चुनाव और क्या होते हैं और उपचुनाव क्या होते हैं। आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर होता है, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अरे भैया आप तो 9th क्लास हो, मैंने सोचा कि मैं 10th को पढ़ा रही हूँ, सॉरी। तो ये क्या है, चुनाव होते हैं आम चुनाव। ये आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, मैं 9th क्लास, सॉरी, मैंने सोचा मैं 10th को समझा रही हूँ। तो क्या होता है कि जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों को हम आम चुनाव कहते हैं। हाँ, तो बेटे क्या होता है कि जो छोटे लोकसभा और विधानसभा, चलो दोबारा से करते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो भारत में चुनाव अक्सर कितने साल बाद किए जाते हैं, 5 साल बाद किए जाते हैं। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक दिन या छोटे अंतराल के बाद अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है ना, जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ हो। तो आम चुनाव तो हो गया कि सबको एक साथ हो गया। फिर होता है
उसको आम चुनाव कह दिया। जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? हम उपचुनाव कहते हैं। आम चुनाव और उपचुनाव, है ना? क्या है ये? उपचुनाव। कोई इस्तीफा दे दे, किसी की मृत्यु हो जाए और उस सीट पर दोबारा से जो चुनाव होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? उपचुनाव कहेंगे, उपचुनाव कहते हैं। और इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर है चुनाव क्षेत्र, है ना? तो जो है आपने पढ़ा कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम, पेचेंट कीजिए। शायद आपको मालूम ही होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की शुरुआत और प्रतिनिधित्व की प्रणाली से हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने भागों में बांटा गया? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं या सांसद कह देते हैं ना, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। लोकतांत्रिक चुनावों की विशेषता यह है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए क्या है, हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधानसभा जो राज्य की होती है, लोकसभा जो केंद्र की होती है। तो विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। राज्य को जो है किसके हिसाब से बांटा जाता है? विधानसभा की सीटों के हिसाब से। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत नगरपालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती।
तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों में से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुँचे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने और जनप्रतिनिधित्व के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं, है ना। ज्ञान की अल्पता के कारण, अधूरे ज्ञान के कारण, कई बार सही जानकारी ना होने के कारण, सही नॉलेज ना होने के कारण हम उस काम को नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र जो है क्या हो जाएगा, कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। क्लियर बेटा? इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची थी। हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि अगर ये आरक्षित योजना नहीं करेगी तो जो दबंग है, जो पावरफुल व्यक्ति है, वो गरीबों को, कमज़ोरों को आगे नहीं आने देंगे। तो इसलिए उन्होंने कर दिया भाई इतनी सीटें जो है उनके लिए फिक्स है, आरक्षित है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 26 जनवरी 2019 की स्थिति, ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। कमज़ोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिकाओं और नगर निगमों में, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी, ये देखिए ये क्या है, हमारा नक्शा है भारत का, है ना। और इसमें इंडेक्स में क्या है कि हमारा कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है, हमारा 543
ये सामान्य लोग हैं। ये आरक्षित जाति है, आरक्षित अनुसूचित जनजाति, आरक्षित अनुसूचित जाति और आरक्षित अनुसूचित जनजाति। आरक्षित जाति तो अनुसूचित जाति होती है जो संपर्क में है, वो जो जनजातियाँ जो पहाड़ी इलाकों में दुर्गम स्थानों में रहती हैं वो अनुसूचित जनजाति है। और ये होते हैं बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति, ये अंतर समझ। तो ये देखिए हमारा ये लाल जो है अनुसूचित जातियों का है, कितने शो कर रहा है लाल, और हरा है अनुसूचित जनजातियों का। ये जो है ये वाला ग्रुप ज़्यादा है, ये वाला अनुसूचित जनजातियों का, ये ज़्यादा है अनुसूचित जनजातियों का, और ये चीज़ ज़्यादा है अनुसूचित जनजातियों। और जो वाइट है सारा वो क्या है, हमारा सामान्य क्षेत्र है। तो राज्य क्या है, ये इतने हमारे राज्य हैं। और ये हमारे जैसे हमारे राज्य क्या हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर अब जो है राज्य नहीं रहा है, अब इसका जो है चेंज हो गया है और इसको जो है दो उसमें बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर अब एक राज्य कम हो गया हमारा, ये अब हमारा जम्मू कश्मीर को अब राज्य की वो नहीं दी जा सकती, ये काट देते हैं इसको। झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये हमारे सारे राज्य हैं। इतने सारे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं हर राज्य के, और इसके अकॉर्डिंग कितनी इसका है कितनी सीटें। फिर हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, और ये जो जम्मू एंड कश्मीर जो था धारा 370 हटने के बाद में इसको 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है ना। तो बेटा ये आज हमने पढ़ा कि भाई चुनाव की प्रणाली, हमारी जो प्रणाली है, जो सिस्टम है वो क्या है, और किस तरह से चुनाव जो है हम सब के लिए क्या है लाभदायक है। उससे अगर सही व्यक्ति का क्या किया जा सकता है, चुनाव किया जा सकता है। और लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है, चुनाव है। ठीक है, और ये जितना भी मैंने पढ़ा दिया है, जितना मैंने काम करा दिया, आपको क्या करना है, सारा लर्न करना है, याद करना है, और इसको अपनी जो क्या बोलते हैं इसको, आपकी जो बुक है इसकी आपको क्या करनी है, पूरे लेसन की दोबारा से